हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू संस्कृति आईएएस। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का संस्कृत आईएएस पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइव आ जाएंगे और जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का ये बेहतरीन सेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई, बहुत सारे बच्चे हैं आप जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया होगा, और जब यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया होगा तो अब बात होगी यूपी लेखपाल की। और जब भी बात होगी यूपी लेखपाल की तो एक उसमें सब्जेक्ट आता है जीके, और भाई जीके जो है वो अपने आप में क्या है, समंदर है। तो आपको उसमें हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, स्टैटिक है या फिर करंट है, राइट। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज से आपकी ये बेहतरीन क्लास स्टार्ट हो रही है, पहला दिन है। तो बिल्कुल चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है आज के इस बेहतरीन सेशन में, ठीक है। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है भाई, यूपी लेखपाल का जो आपका एग्जाम है उसी को टारगेट करते हुए इंडियन इकोनॉमी की पहली क्लास है आज, ठीक है। तो आप में से जितने भी बच्चों ने यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दिया है, और इवन मैं आपको यूपी लेखपाल तो बता ही रही हूं, इसके अलावा अगर आप और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतनी गारंटी देती हूं आपको कि अगर आप इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से लेंगे तो हर एक चीज आपको बहुत ही क्लियर कट होगी, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ फिर सेशन की तरफ बिना समय गवाए हुए। तो भाई सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट, एक अच्छी सोच के साथ, क्योंकि शुरुआत जब मोटिवेशनल थॉट के साथ होती है नो डाउट आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो क्या लिखा है? लिखा है, जीवन में कठिनाई हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमारी शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। बिल्कुल, देखो यार, ऑब्वियस ही बात है, जब तक आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं रहेंगी आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर की कैपेबिलिटी क्या है और आप क्या कर सकते हो, है कि नहीं। जब तक आपके जीवन में परेशानियां नहीं होंगी, आप एक्चुअल में क्या है वो उभर के नहीं आ पाएंगे आप, है ना। तो अगर आपको एक्चुअल में उभर के आना है कि आप हैं क्या, तो उसके लिए भाई परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं सेशन की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, और उससे भी पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमी। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि भाई अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। अब जैसे अर्थव्यवस्था तो एक पार्ट हो गया, अर्थशास्त्र हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। ये तो जो है हमारा टेक्निकल टर्म है, ठीक है, टेक्निकल टर्म पे आएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इसका डिस्कशन कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इकोनॉमिक्स की। किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिक्स की, मतलब अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं ना। तो अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र है ना, तो देखिएगा कोई भी चीज का मीनिंग हमेशा, एक सेकेंड, किसी भी चीज का मीनिंग जो है ना हमेशा उसके नाम में छुपा हुआ होता है, आपको बस पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो किसी भी चीज का मीनिंग उसके नाम में छुपा हुआ होता है। अर्थ लिख गया गलती से, इसको हटा दो, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की बात करें तो अगर आप अर्थशास्त्र को बीच से डिवाइड करोगे, क्या करोगे, यहां से मैं इसको क्या कर देती हूँ, कट कर देती हूँ, ठीक है, बीच से डिवाइड कर दूं, तो ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना है ना। बिल्कुल हम इतना बेसिक से समझेंगे ना कि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इकोनॉमिक्स पसंद नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इतना बोरिंग है यार, ठीक है, किसी को जल्दी पसंद नहीं आता। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आप रोज मेरे साथ टाइम पे जुड़े तो आफ्टर 1 वीक, मात्र एक हफ्ते के बाद आपको बहुत प्यार हो जाएगा इकोनॉमिक्स से, इतनी तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, है ना। चलिए तो देखिए, सबसे पहले बात करते अर्थ की। तो अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब क्या होता है? धन होता है, ठीक है। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा? शास्त्र का मतलब हो जाता है किसी चीज का अध्ययन करना, किसी चीज का क्या करना, अध्ययन करना। दैट मीन्स अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा? धन का अध्ययन करना। अब अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करो तो क्या हो जाएगा? धन का अध्ययन करना। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज आएगी कि मैम देखो, हमने ना स्टडी सुनी थी। स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब ये होता है ना किसी चीज पे रिसर्च करना, किसी चीज की स्टडी करना, मतलब किसी चीज पे अध्ययन करना। तो आप ये बोलेंगे कि मैम हमने सारी तो स्टडी सुनी है, इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है, ज्योग्राफी में होती है, सोशियोलॉजी में होती है, साइकोलॉजी में होती है, मतलब आपने बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे देखे होंगे जहां पर स्टडी होती है उन पर्टिकुलर चीजों की। लेकिन आप ये कहेंगे, साइंस में भी बहुत और टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी स्टडी होती है अलग से, लेकिन आप ये कहेंगे मैम धन की स्टडी कैसे हो सकती है, मतलब पैसे की स्टडी कैसे हो सकती है। थोड़ा सा कमेंट देखने के लिए मुझे साइड में होना पड़ेगा। अनुमेश जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आनंद जी, अच्छा आनंद जी हैं,
मैम ये सारी चीज़ें अच्छी हैं बट आपकी पीडीएफ डाउनलोड या ओपन नहीं हो रही। अच्छा, डाउनलोड या ओपन नहीं हो रही, चलो एक बार मैं बात कर लेती हूँ मैम। रीजनिंग की क्लास का जल्दी वो भी स्टार्ट होगी, जल्दी वो भी स्टार्ट होगी। क्या बात है, विजय कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट सब्जेक्ट है। भाई सच में दिल से खुशी हो रही है आपकी ये बात सुन करके, कसम से। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि धन का अध्ययन क्या होता है ना, पैसों का अध्ययन कैसे किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अब आपको पता है कि आपके घर में फॉर एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, चलिए, तो आपकी पीडीएफ ओपन करने का सॉल्यूशन मैंने टेक्निकल टीम को दे दिया है। अभी आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, कोशिश करते रहो, हो जाएगी। टेक्निकल टीम को मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब आगे बात करें तो धन अध्ययन की बात करें। ठीक है, अब धन का अध्ययन कैसे होता है, आप सब फैमिली में रहते हैं, आप सबकी मम्मी होंगी, आप सबके फादर होंगे, तो क्या होता है जब, अब हो सकता है आप में से बहुत लोग जॉब भी कर रहे हो प्राइवेट या कुछ, और बहुत सारे तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना, तो आपको पता होगा कि आपके घर का खर्चा चलाने के लिए अब मम्मी को पता है पैसा कहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल घर में मम्मी पापा हैं, एक बेटा है एक बेटी है। ठीक है, मम्मी पापा भी नौकरी करते हैं। ठीक है, चलो मम्मी नहीं करती, मम्मी हाउसवाइफ है ना, तो देखो पापा नौकरी करते हैं और बेटा नौकरी करता है, और बेटी क्या करती है, ट्यूशन पढ़ाती है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो 3 लोग हो गए कमाने वाले। अब मम्मी को पता है कि भाई घर पे जो सोर्स ऑफ इनकम है, अब मम्मी को पता है कि जो सोर्स ऑफ इनकम है घर पे, जो पैसा आएगा, वो पैसा आएगा कहाँ से, तो वो पैसा आएगा एक तो फादर से आएगा। ठीक है, फादर जॉब करने जाते हैं तो वो लेकर के आएंगे कुछ पैसा। ओके, तो एक पैसा तो फादर से आएगा। दूसरा, मम्मी को पता है पैसा किससे आएगा, सन से आएगा, उनके बेटे से आएगा। ठीक है, वो भी बेचारा जॉब करने जाता है बाहर कहीं, वो भी कमा रहा है। अब बेटी से भी तो कुछ पैसा आएगा, इनकम तो उससे भी आएगी। कैसे आएगी भाई, वो ट्यूशन ही पढ़ा रही है लेकिन इनकम तो जनरेट कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, समाज सेवा करने तो नहीं बैठी। तो क्या हो गया, ये तीनों ही लोग क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। मतलब अब मम्मी को पता है कि पैसा इन 3 जगह से मेरे पास आएगा। ठीक है, और अब मम्मी को पता है कि मुझे ऐसा खर्चा कहाँ करना है। बहुत छोटा सा अमाउंट लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहे, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं। मान लो मम्मी को पता है कि मम्मी के पास 100 रुपए आने हैं मंथ के, हर महीने कितने रुपए आने हैं मम्मी के पास, 100 रुपए आने हैं फॉर एग्जाम्पल। अब मम्मी को पता है 100 रुपए यहाँ से आएंगे, इनकम सोर्स ये है, यहाँ से 100 रुपए आएंगे। अब मम्मी को पता है जो 100 रुपए आएंगे, उन 100 रुपए को खर्चे कहाँ करने हैं, तो खर्चे कहाँ करने हैं, मम्मी ने देखो 50 रुपए तो लगा दिए लिविंग स्टैंडर्ड में। लिविंग स्टैंडर्ड में मतलब बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो आपने सुना होगा ना कि एक मानव जीवन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, रोटी कपड़ा मकान। तो उस रोटी कपड़ा मकान में कितने रुपए लग गए, 50 रुपए लग गए। अब बचे कितने, 50 रुपए। अब उन 50 रुपए में माता जी ने ये डिसाइड किया कि भाई 20 रुपए, मान लो एक कोई बच्ची है जो कि पढ़ाई कर रही है, मान लो उनके 3 बच्चे हो गए। ठीक है, तो 20 रुपए माता जी ने डिसाइड किया कि 20 रुपए हम किस पे, एजुकेशन पे लगाएंगे। ठीक है, माता जी ने क्या डिसाइड किया कि 20 रुपए ना, हमारा एक छोटा वाला बेटा है जिसे मैं भूल ही गई थी, तो एक काम करते हैं 20 रुपए एजुकेशन पे लगाएंगे। अब बचे कितने, 30 रुपए, 50 20 70 हो गए, बचे 30। अब 30 रुपए में ये डिसाइड हुआ है कि जो 20 रुपए होगा वो किसके लिए रखा जाएगा, इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, खुदा ना खास्ता घर पे गेस्ट आ गए, कुछ हो गया तो 20 रुपए गेस्ट आ गए, या खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया घर पे, कुछ भी हो सकता है, XYZ, है ना। और स्पेशली आज के टाइम पे तो भाई साहब इंसान की जिंदगी का भरोसा ही नहीं है, छोड़ ही दो आप बिल्कुल ही, है ना। तो 20 रुपए मम्मी ने वहां पे लगा दिए इमरजेंसी में। अब बचे मम्मी के पास कितने, 10 रुपए। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम पे सेविंग भी तो जरूरी है, नहीं जरूरी है क्या, बहुत ही जरूरी है। तो 10 रुपए किस पे लग गए, सेविंग पर, 10 रुपए लग गए सेविंग पे। अब पूरा 100 रुपए का एस्टिमेट आ गया, पूरा 100 रुपए, 10 रुपए मम्मी ने सेविंग कर दी, पूरा 100 रुपए आ गया। तो अब मम्मी को पता था पैसा कहां से आएगा और कहां पर खर्च होगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, धन का अध्ययन अर्थशास्त्र। इसी प्रोसेस को कहते हैं धन का अध्ययन अर्थशास्त्र। और जब यही चीज देश पर होने लगे, ये तो हमारे धन का, ये इसको आप गृह विज्ञान बोल सकते हो या गृह प्रबंध बोल सकते हो ना। तो ये जो प्रोसेस है, अगर मैं बात करूं, ये जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गृह प्रबंधन। मतलब मैनेजमेंट हो रहा है, घर का मैनेजमेंट हो रहा है।
ठीक है, मैनेजमेंट हो रहा है, धन का अध्ययन हो रहा है, लेकिन घर का मैनेजमेंट हो रहा है तो गृह प्रबंधन। और जब यही बात एक देश पर लागू होती है, जैसे भारत देश है, तो जब ये बात भारत देश पर लागू होती है कि भारत देश को पता है भाई, हमारी सरकार को पता है कि कहां कहां से इनकम आ सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार के पास इनकम आती कहां से है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, हम टैक्स भरते हैं, पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास। आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हो, पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास। अगर किसी दिन आपकी किस्मत खराब है, आपका चालान कट गया, पैसा किसके पास जाएगा, सरकार के पास। आपने पैन कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, कोई भी ऐसा है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, वॉटएवर, इन सब की फीस किसके पास जाती है, गवर्नमेंट के पास। तो ये सब क्या हो रहा है, ये पूरा पैसा किसके पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है ना। तो इसीलिए अब सरकार को पता है मेरी यहां से इनकम आएगी। अब सरकार को पता है खर्चा भी कहां होना है। अब सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट की जो जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनको सैलरी देती है, सरकार ही तो देती है ना उनको सैलरी, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो क्या हुआ, सरकार का एक खर्चा ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे आपको याद होगा उत्तराखंड में जब केस हुआ था, आई थिंक 2016 की बात है, एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है, शायद 2016 की बात है, जब वो बहुत बड़ी त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, याद होगा आपको। अब उसमें क्या हुआ था, बहुत लोगों की जानें गई थी, और मतलब प्रॉपर्टी के लेवल पे भी ले लो तो कंस्ट्रक्शन लेवल पे भी बड़ा नुकसान हुआ था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई थी, होटल्स ध्वस्त हो गए थे, ब्रिजेस, गेस्ट हाउस सब बर्बाद हो गया था, है ना। तो अब क्या हुआ, सरकार के यहाँ पे दो खर्चे आ गए। एक तो जिन लोगों की डेथ हुई उनके घर वालों को सरकार ने क्या किया था, मुआवजा दिया था, वो खर्चा हो गया सरकार का। उसके बाद फिर पूरा कंस्ट्रक्शन क्या वहां के उत्तराखंड के लोगों ने अपनी जेब से करवाया होगा, ऑफ कोर्स नॉट। कौन करवाएगा, सरकार करवाएगी। तो वहां से तो बेसिकली सरकार की ये इनकम होती है, और ये खर्चे जब सरकार उसका एस्टिमेशन करती है देश के लेवल पे, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो उम्मीद है आपको अर्थशास्त्र का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि यस मैम यहां तक क्लियर है। अब आप अपने थोड़ा सा आगे प्रस्थान करें और आगे डिस्कस करते हैं, फिर हम जल्दी बताइए। अच्छा, मेरा नाम क्या है, सेजल जी मेरा नाम है ज्योत्सना तिवारी, एक तिवारी सब पे भारी। चलिए, क्लियर है। ट्राई टू कीप इन इंग्लिश, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे बता दो मेजॉरिटी कौन सी है, इन इंग्लिश और हिंदी। मुझे तो दोनों में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दोनों में ही जो है ठीक हूं, कंफर्टेबल हूं। तो जल्दी से बताओ, इज एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, फटाफट से बता देंगे सारे बच्चे। अरे कर दो भैया कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। जब यही धन का अध्ययन देश के स्तर पर होता है तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये तो बात हुई अर्थशास्त्र की। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अब देखो, इसी एग्जाम्पल को हम दो बार पिक करेंगे, सेम एग्जाम्पल हम दो बार पिक करेंगे। इस बार हमने पिक किया था कि धन का रिसर्च कैसे होती है, धन का अध्ययन कैसे होता है। धन का अध्ययन मतलब पता है कहां कहां से इनकम आएगी, पता है कहां कहां खर्च करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये होता है धन का अध्ययन। ये हो गया आपका अर्थशास्त्र। अब सेम एग्जाम्पल को हम अर्थव्यवस्था में लेंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके। सेम एग्जाम्पल को अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा घुमा के लेंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर अर्थव्यवस्था की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी, सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट करना, किसका, पैसे का। इको मतलब क्या हो जाएगा, पैसे। इकोनॉमी का मतलब क्या होगा, अगर अर्थ, जैसे हिंदी में मैं लिखूं इसको, जैसे आपको हिंदी इसकी ज्यादा बेहतर समझ में आएगी ये वर्ड की, बाकी तो इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो इकोनॉमी को अगर मैं हिंदी में लिखती हूं, तो इकोनॉमी को मुझे हिंदी में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी क्या लिखते हैं हिंदी में, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब यहां पे फिर से तोड़ दो इसको, फिर से तोड़ दो, फिर से टूटा ये। अर्थ से क्या हो गया आपका धन, व्यवस्था से क्या हो गया, उस धन का मैनेजमेंट करना। अर्थ से क्या मतलब हो गया, मैनेजमेंट करना, है ना। अर्थ से मतलब हो गया धन, मतलब मनी। इंग्लिश को चाहिए, चलो इंग्लिश में लिख देती हूं। तो अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ का मतलब हो जाएगा मनी, ठीक है, मनी। और व्यवस्था करना, सिंपली व्यवस्था करना, क्या करना, मैनेजमेंट करना। तो मनी का मैनेजमेंट करना मीन्स क्या हो जाएगा, मनी का मैनेजमेंट करना मतलब क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र, सॉरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दोनों में पढ़ा देंगे, डोंट वरी।
तो मनी का मैनेजमेंट करना इज व्हाट अर्थव्यवस्था। क्लियर है सभी को। अब मनी का मैनेजमेंट कैसे होता है, मैंने बोला था सेम एग्जांपल विद द डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा मैंने गोला बड़ा कर लिया क्या, चलो तो अगेन मैं बोलती हूँ, अगेन माता जी के पास कितने हैं, 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए में मम्मी ने पहले ही डिसाइड कर लिया, मम्मी को पता है फिक्स इनकम आएगी घर वालों की, मम्मी को क्या पता है कि भैया फिक्स इनकम आएगी, क्योंकि अभी किसी का कोई इंक्रीमेंट विंक्रीमेंट तो हुआ नहीं है, तो फिक्स इनकम 100 रुपए आनी है, ठीक है। कैसी आनी है, मंथली आनी है। फिक्स इनकम 100 रुपए आनी है, कितनी आनी है, मंथली आनी है, ठीक है। अब मम्मी ने डिसाइड किया कि अगेन हम थोड़ा सा अमाउंट डिफरेंट ले लेते हैं, मान लो अब मम्मी ने सोचा कि इन जो इनकम आएगी फिक्स 100 रुपीज, इस 100 रुपीज में से 40 रुपीज हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे लगाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड पे लगाएंगे, ठीक है। कितने, 40 रुपीज। रिमेनिंग कितना बचा, 60 रुपीज। 60 रुपीज में 20 रुपीज डिसाइड हुए फॉर एजुकेशन, 20 रुपीज इज डिसाइडेड फॉर द एजुकेशन, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा, 40। 40 में से 40 में से 20 रुपीज डिसाइडेड फॉर इमरजेंसी, ठीक है। और 20 रुपीज सेविंग फॉर डॉटर मैरिज, है ना, डॉटर्स मैरिज, ठीक है। तो ये डिसाइड हुआ। अब क्या हुआ, मम्मी को पता था कि भाई मेरे पास फिक्स 100 रुपए आने ही आने हैं, और उन 100 रुपए में से मुझे कहाँ कितना खर्चा करना है ये भी मम्मी का प्री डिसाइडेड है। और ये क्या है, ये मैनेजमेंट है, ये क्या है, मैनेजमेंट है। और जब यही मैनेजमेंट देश के स्तर पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब यही मैनेजमेंट देश के स्तर पे होता है तो इसको क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर है यहां तक सबको सारी चीजें, सबको सारी चीजें क्लियर है, फटाफट से बताइए फिर आगे बढ़ा जाए। चलो क्लियर, वेल डन। आगे बढ़ते तो अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच का मीनिंग आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा, है ना। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में जाते, मैंने बोला ना पहले हम अपनी लैंग्वेजेस में समझेंगे, फिर हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में जाएंगे, ठीक है। तो बात करें तो देखो बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट वन यू विल हैव टू चूज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो द डेफिनेशन इज इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। बहुत ही प्यारी ये लाइन है, अभी मैं आपको जब डिटेल में समझाऊंगी मजा आएगा सुन के, है ना। तो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस अंडर विच प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टडीड, ठीक है। एक सेकंड, ये दूसरी आ गई है, पहले अपन ये देख लेते हैं, है ना। ये देखो सबसे पहले द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, है ना। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो बेसिकली किस शब्द से मिलकर के बना है, एक ग्रीक का शब्द है जिसका मतलब होता है ओकियोनोमस, है ना। ग्रीस का एक वर्ड है ओकियोनोमस, और जिससे इकोनॉमिक्स वर्ड बना है जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस, है ना। इस ओकियोनोमस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस, और इसी से क्या बना है, इसी से आपका इकोनॉमिक्स बना है। क्लियर है सभी को। अब देखो इसमें ओकियो का मतलब होता है अ हाउस, ओकियो मीन्स अ हाउस, और नोमस मीन्स मैनेजमेंट। ओकियो मीन्स अ हाउस और नोमस मीन्स मैनेजमेंट, है ना। और इसी ओकियोनोमस वर्ड से बना है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, हाउस मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, अर्थव्यवस्था किससे बना है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो आपका आंसर इकोनॉमी किससे, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है ना, तो किससे बन जाएगा, समझ में आ गया। तो ये आपका बना है ओकियोनोमस से, हाउस मैनेजमेंट। और जब यही मैनेजमेंट देश के स्तर पे हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अब ये सब हमने देख लिया, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन, है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ अच्छा, स्पीड में अगर जा रहा हो तो कमेंट करके बता देना कि मैम थोड़ा सा धीरे पढ़ाओ, है ना, क्योंकि मेरी वॉइस तेज है तो मुझे समटाइम खुद फील होता है कि शायद मैं स्पीड में ज्यादा जा रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो प्लीज मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा धीमा कर लूंगी अपनी स्पीड को, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस अंडर विच प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टडीड। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस की एक ब्रांच है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं, अब आप इसको कैसे समझोगे। आप सब यूपी से होंगे, कुछ लोग हो सकता है यूपी से ना भी हो, जिन्होंने यूपी लेखपाल का फॉर्म भरा हो ना। तो बेसिकली अपन ये मान के चलते कि आप सब यूपी से होंगे, इवन यूपी हो, एमपी हो, अदर स्टेट हो। आपको पता होगा कि कम से कम लगभग 9th तक सबका सिलेबस सेम होता है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ और संस्कृत, है ना। 6 सब्जेक्ट होते हैं सबके स्कूल में।
तो 9th तक तो सेम होता है। मैं 9th तक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसे यूपी में ये सिस्टम है कि यूपी में अगर आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है कि आपको साइंस साइड लेना है, आपको मैथ लेनी है, आपको आर्ट लेनी है, ठीक है, तो वहां पे डिसाइड करने के लिए आपको आफ्टर 9th डिसाइड करना पड़ता है। मतलब 10th क्लास में आपका जो भी सब्जेक्ट होता है कोर, वो उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। जबकि एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी में जो सब्जेक्ट चूज होता है वो आफ्टर 10th क्लास होता है और यूपी में आफ्टर 9th होता है। इसलिए मैं 9th लेके चल रही थी। तो बेसिकली अगर मैं 9th की भी बात करूं तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो पूरा सिलेबस था उसमें एक सब्जेक्ट होता था सोशल साइंस। अब क्या सोशल साइंस की मोटी सी बुक होती थी, मुझे लगता है सबसे मोटी उसी की बुक हुआ करती थी, है ना। तो आपको पता होगा कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट था जिसकी मोटी बुक हुआ करती थी, क्या उसमें हम सिर्फ सोशल और साइंस पढ़ते थे? नहीं, उस सोशल साइंस उस बुक का नाम हुआ करता था। उसमें हमें ज्योग्राफी भी पढ़ने मिलती थी, उसमें हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ने को मिलती थी 1-2 चैप्टर, उसमें हमें साइंस नहीं, उसमें हमें हिस्ट्री भी पढ़ने को मिलती थी, उसमें हमें ज्योग्राफी भी पढ़ने को मिलती थी और सम टाइम उसमें हमें एनवायरमेंट भी पढ़ने को मिलता था उसी एक बुक में। तो क्या था, किसका पार्ट था? सोशल साइंस का था। इसीलिए इन्होंने ये लाइन कही है कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस की एक शाखा है इकोनॉमिक्स, जो कि बेसिकली 4 स्तंभों पे चलती है। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्रोडक्शन। ऑब्वियस ही बात है, देखो जब किसी चीज का प्रोडक्शन ही नहीं होगा मार्केट में, तो कोई अगर मान लो जैसे आपको याद होगा कोरोना, ठीक है, कोरोना में अगर मैं बात करूं तो कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर बनने स्टार्ट हुए थे, है ना। उसके पहले तो मैं सच बताऊं, आपका तो पता नहीं हो सकता है, आप लोग जेनजीज हैं, ज्यादा स्मार्ट हो, बट हम तो मिलेनियल हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि उस समय पर मतलब आप लोगों को पता था या नहीं, लेकिन जिस समय कोविड आया था मैं लिटरली नहीं जानती थी सैनिटाइजर क्या होता है। लिटरली कोविड के पहले मुझे नहीं पता था। कोविड आया, फिर जब लोगों ने उसका यूज इतना रैपिडली स्टार्ट किया तब पता चला कि अच्छा ये सैनिटाइजर ये है। अब मान के चलो कोविड इतनी बड़ी महामारी थी, उसमें अगर सैनिटाइजर का प्रोडक्शन नहीं होता तो हम खरीदते क्या? जब है ही नहीं तो हम पैसा क्यों खर्च करते? और हम पैसा नहीं खर्च करते तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं कि आप बदले में, मैं शॉपकीपर के पास गई, शॉपकीपर से मैंने बोला भाई मुझे एक सैनिटाइजर चाहिए, शॉपकीपर ने मुझे सैनिटाइजर दिया, मैंने उसके बदले में उसे पैसे दिए, क्या ये एक्सचेंज होता? नहीं होता। और जब ये एक्सचेंज ही नहीं होता तो क्या हम उसका कंजम्पशन करते, हम यूज करते? उसका कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? उपभोग। उपभोग का मतलब होता है उस चीज को यूज करना, ठीक है ना। तो क्या हम उसको यूज करते? नहीं करते। और ये क्या, इन 4 प्रोसेस पे ही तो पूरी इकोनॉमी चल रही है। मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है, देश में चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, लोग उनको खरीद रहे हैं, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब कि बट रहा है ना लोगों में, फिर उसके बाद एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज होने के बाद, एक्सचेंज का मतलब बदले में पैसा दे रहे हैं और बदले में सामान ले रहे हैं, और ये सब करने के बाद उस चीज को फेंक थोड़े रहे हैं, यूज भी तो कर रहे हैं। इसलिए क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाई इज इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट ऑन फोर्थ पिलर। कौन कौन से पिलर हो जाएंगे? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन, बेसिकली इन 4 पिलर पे इकोनॉमिक्स काम करता है और इसीलिए ये इकोनॉमिक्स की सही परिभाषा है। क्लियर यहां तक? यस और नो? क्लियर? अच्छा, एसएसटी इज योर फेवरेट, बहुत बढ़िया। बलिया यूपी से है, क्या बात है, बहुत है बढ़िया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। विजय आप ही हैं या औरों हैं? अच्छा, शिल्पी हैं, दोनों में पढ़ा दो, ठीक है शिल्पी जी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखो हर एक चीज जो है वो आपको पता है कि वो मॉडर्नाइज हो रही है, ठीक है। अब हर एक चीज मॉडर्नाइज हो रही है, सिंपल सी बात है। पहले हम वो बटन वाले फोन यूज करते थे नोकिया, जिनमें लंबे लंबे सांप बन जाते थे, थोड़ा सा अपडेट हुआ, फिर टच पे आया। नोकिया अपडेट होके किस पे आया? टच पे आया। टच पे थोड़ा सा अपडेट हुआ, फिर एंड्रॉइड आया। मतलब एक नॉर्मल फोन की बात कर रही हूँ कि पहले हम बटन वाले यूज करते थे कीपैड, उससे फिर टच पे आए। टच तक एंड्रॉइड नहीं था, टच था, टच से आया एंड्रॉइड, एंड्रॉइड से आए भैया आईफोन जैसे एडवांस फोन, है ना। ऑब्वियस ही बात है, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो हर दिन के साथ मॉडर्नाइज होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है। उसी तरह से जो हमारी इकोनॉमिक्स की परिभाषा है ये भी थोड़ी सी क्या होगी? मॉडर्नाइज होगी, मॉडर्न होगी, ठीक है। उसी तरह से जो हमारी इकोनॉमिक्स की परिभाषा है ये भी थोड़ी सी क्या होगी? मॉडर्नाइज होगी, मॉडर्न होगी, ठीक है। अब मॉडर्न होगी तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स की क्या परिभाषा है?
क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई बात नहीं दिव्यांश, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आज आप लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग लेट हो रहे हो फिर भी आओ, क्योंकि गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिले। द रीजन बिहाइंड, आज मेरी पहली क्लास है आप सबके सामने, आज बिल्कुल मेरा इंट्रोडक्शन है, आज आप मुझे पहली बार जाने हैं और डेफिनेटली मैं भी आपको पहली बार जानी है ना। धीरे धीरे अब अपन पढ़ते रहेंगे तो फिर तो अपन अच्छे वाले दोस्त बन जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन अभी आज पहला दिन है, पहले दिन में हिचकिचाहट तो देखो होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो खैर आते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक पे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हर चीज मॉडर्नाइज हो रही है, तो इसकी परिभाषा भी क्या होगी, मॉडर्नाइज होगी, है ना। तो इसकी परिभाषा भी क्या होगी, मॉडर्नाइज होगी। अब मॉडर्नाइज होगी, इसकी क्या परिभाषा है, मॉडर्न इकोनॉमी की क्या परिभाषा है, कह रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स सच एज द स्टडी ऑफ रेवेन्यू, पब्लिक वेलफेयर, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैंकिंग एक्सेट्रा। क्या कह रहे हैं कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र है वो ये कहता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र जैसे कि राजस्व का अध्ययन करना, ठीक है, लोक कल्याण करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना, विदेशी मुद्रा करना और बैंकिंग, ये सब क्या है, ये सब मॉडर्न इकोनॉमिक के हिस्से हैं। ठीक है, क्यों है ये सब मॉडर्न इकोनॉमिक के हिस्से, और पहले की इकोनॉमिक्स में ये चीज क्यों नहीं थी, जो पुरानी परिभाषा थी, डिफरेंस बताती हूँ दोनों के बीच का। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं दिव्यांश, सभी को समय बता देना, जो आपके जानने वाले दोस्त भाई तो बनी गए होंगे सारे, तो सबको ये समय बता देना कि भाई डेली सुबह 11:30 बजे आपकी ये इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। ठीक है ना, डेली सुबह 11:30 बजे आपकी ये क्या होगी, इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा चलिए, हाँ तो मैं बता रही थी कि क्यों जो इकोनॉमिक्स की पुरानी परिभाषा है उनमें ये शब्द नहीं थे, बल्कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में है। क्योंकि आपको पता है पहले के समय पे इन 4 चीजों पे काम चल जाता था। किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल आटा खाना था लोगों को, उस समय तो मैगी नहीं हुआ करती थी, बहुत पहले आप चले जाओ तो आटा खाना मतलब आटे से रोटी खानी है लोगों को। अब रोटी खाना है तो उनको आटा चाहिए, आटा कहाँ से आएगा, गेहूं से, है ना। तो अब आटा बन गया, अब आटे को क्या किया, एक्सचेंज किया, पैसे दिए, आटा क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मार्केट में गया, वहां पे लोगों ने पैसे तो बेसिकली होते नहीं थे उस टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था, है ना। जरूरत पड़े तो आपके पास जो जरूरत की चीज है मुझे दे दो, मेरे पास जो है वो आप ले लो, तो वो होता था एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्सचेंज। तो किसी के पास सब्जी है, उसने अगले को रोटी दे दी, जिसके पास रोटी उसने सब्जी दे दी, ऐसे करके एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज करने के बाद उन्होंने कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन हो गया उसका, है ना, उपभोग कर लिया, खा लिया। तो इसलिए पुरानी परिभाषा ऐसी थी। बट आज के समय में आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो आप मुझे सिंपली बताइए, क्या आज के समय पे अगर बैंकिंग सिस्टम ना हो तो इकोनॉमी चलेगी? कहां रखोगे अपना पैसा? जो कमाओगे उसको कहीं इन्वेस्टर तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा क्या? इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, तो वो पैसा रखोगे कहां पे? क्वेश्चन तो ये उठ जाता है ना। तो हुआ क्या, देखो बैंकिंग के बिना काम नहीं चलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड के बिना काम नहीं चलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड के बिना भी हमारा देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। अब आपको पता है कि हर देश अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है ना, हर देश अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, लाइक क्रूड ऑयल के लिए हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है ना। और बहुत सी ऐसी भी कंट्रीज है जिनके पास फूड ग्रेन्स उतने नहीं है जो हमारे पास है, फ्रूट्स नहीं है जो हमारे पास है। तो मतलब एक दूसरे से चीजों को, अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार ना हो तो एक देश अपने आप में वैसे ही मर जाए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो नॉर्थ कोरिया, बहुत सारी कमी है नॉर्थ कोरिया में। अगर मैं और आप में से कोई चले जाए वहां पे, तो वहां की हार्श रियलिटी देख के तो हम खड़े खड़े बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में है वहां की चीजें। तो क्या है, इसीलिए ना, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता किसी के साथ, यही रीजन है ना उसका। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के बिना भी इकोनॉमी नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू का जो स्टडी ऑफ रेवेन्यू, बिल्कुल भाई जो पैसा लगाया है उससे आया कितना है, अगर जितना लगाया उतना आया तो चल गई देश की अर्थव्यवस्था। अगर मैंने 100 रुपए किसी चीज में लगाए हैं और वही 100 रुपए बस मेरे पास पलट के आए, तो क्या मतलब? मुझे ये भी तो स्टडी करनी जरूरी है ना कि मैंने 100 रुपए लगाए तो क्या मेरे पास 150 आया या 200 आया या 115, कुछ तो बढ़ के आया होगा। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ रेवेन्यू। इसके बिना चल जाएगी देश की अर्थव्यवस्था? नहीं चल सकती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, लोक कल्याण। ऑफकोर्स एनजीओ वगैरह ये सब पैसे की वजह से ही चल रहे हैं।
ठीक है, और विदेशी मुद्रा ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, या फिर फॉरेन करेंसी। आपको पता होगा, मतलब हम अभी आरबीआई अगर इसमें चैप्टर पढ़ेंगे, बैंकिंग में जाएंगे थोड़ा सा आरबीआई वगैरह में, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी कि जो फॉरेन रिजर्व होता है वो क्या होता है, उसमें फॉरेन करेंसी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यूएस के साथ ट्रेड करना है, ठीक है, यूएस के साथ क्या करना है, ट्रेड करना है। अब यूएस की करेंसी है डॉलर, अपने यहाँ की करेंसी क्या है, रुपया है, ठीक है, तो वो घाटे में, तो रुपया तो बहुत गिरा हुआ है डॉलर से, बहुत काफी कम है ना, तो अब क्या अपन उसको रुपए में पेमेंट करेंगे, नहीं, अपन रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके पेमेंट करेंगे। और हम जो ये रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके पेमेंट करते हैं, इसी को हम कहते हैं फॉरेन करेंसी या विदेशी मुद्रा। इसी को हम क्या कहेंगे, फॉरेन करेंसी या विदेशी मुद्रा। क्लियर हुआ मॉडर्न इकोनॉमी की परिभाषा, यस और नो, फटाफट से बताएंगे। मॉडर्न इकोनॉमी की परिभाषा क्या आपको क्लियर हुई या नहीं, यस और नो, फटाफट से बताइए। भैया जल्दी बता दो थोड़ा, अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। गुड आफ्टरनून मैम, आज मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, ओफो, ये तो बहुत अफसोस की बात है अनिल जी। चलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बिना समय गवाए हुए आगे आते हैं। अब आगे देखो, बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी है, अगर मैं बोलूं बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में कुछ मेन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी है, ठीक है, कुछ मेन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब ये जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं कौन कौन है देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेल्थ, एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसी को, इनकी एक फेमस बुक भी है जो आपके पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है, तो पता होना चाहिए। बुक का नाम है, अगर क्वेश्चन आएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी फेमस बुक है, तो याद रखना कि वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी फेमस बुक है, तो ये जो फेमस बुक है ये है आपके एडम स्मिथ की, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी फेमस बुक है, तो याद रखना एडम स्मिथ की। ये पेपर में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो एडम स्मिथ ने क्या बोला है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, ठीक है। इसी के साथ एडम स्मिथ को और क्या कहा जाता है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इन्हीं को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र के पितामह। इन्हीं को क्या कहा जाता है, हिंदी में भी लिख देती हूं, तो अर्थशास्त्र के पितामह, अर्थशास्त्र के पितामह, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र के पितामह कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इनकी फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो अक्सर पेपर में आती है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। आगे बात करेंगे वेलफेयर, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, वेलफेयर है, कल्याण है। इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमी में हमने पढ़ा था ना लोक कल्याण के बारे में, तो यहीं पर अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, कल्याण है। वही बात करेंगे स्कैरसिटी, कमी कहा है लियोनेल रॉबिन्स ने। लियोनेल रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, एक कमी है। और ग्रोथ किसने कहा है, पॉल सैमुएल्सन ने, ठीक है। पॉल सैमुएल्सन ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो एक ग्रोथ है। क्लियर है, ये चारों वेल नोन इकोनॉमिक्स हैं, सॉरी इकोनॉमिस्ट हैं। अभी हम आगे एक एक करके चारों को जब इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो चारों की फेमस बुक पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कौन किस कंट्री का इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। अगर पूछ ले कि भाई पॉल सैमुएल्सन जिन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र जो है एक विकास है, ये कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, किस कंट्री के हैं, ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, कौन है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है ये, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं, अब इंडिविजुअल एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एडम स्मिथ की। अब आपको पता है एडम स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो एडम स्मिथ वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। कौन थे ये, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे और ऑथर भी थे, ठीक है। एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ये फिलोसोफर भी थे और साथ ही ये क्या थे, साथ ही ये ऑथर भी थे। क्लियर है सभी को, हाँ। और अब पायोनियर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनको पायोनियर कहा जाता है, किसका, पॉलिटिकल इकोनॉमी का।
और ड्यूरिंग द स्कॉटिश मतलब ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, क्या किस रूप में जाना जाता है इनको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, पूंजीवाद के पितामह, पूंजीवाद के पितामह भी इनको कहा जाता है। ठीक है, पूंजीवाद के पितामह भी कहते हैं। इनकी फेमस बुक वही जो मैंने आपको बताया, एन इंक्वायरी इनटू नेचर कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर वेल्थ ऑफ, आप इसको क्या बोल सकते हैं, नेशन, दोनों ही बोल सकते हैं। तो इनकी जो फेमस बुक है कौन सी है, एन इंक्वायरी इनटू नेचर कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। फेमस बुक कौन सी हो जाएगी, वेल्थ ऑफ नेशन। अब आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में इतना ही पूछा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन, तो पूरा रटने की जरूरत नहीं है। देखो पूरा रटा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल्थ ऑफ नेशन ही पेपर में आएगा। इतना रटा होना चाहिए, दैट्स इनफ, उतना जरूरी है कि इतना रटा होना चाहिए, इतना जरूरी है, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो, ये इनका थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है, पीडीएफ तो आपको मिली गई होगी, हिंदी आप देख सकते हो, बाकी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल, है ना, 1842 से 1924, जन्म एंड मृत्यु। इनकी फेमस बुक देख लो विच इज इंपॉर्टेंट, और ये देख लो ये कौन से इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अल्फ्रेड मार्शल एफबीए वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट ऑफ हिज टाइम। His book Principle of Economics was the leading economic textbook in English or a many year. It brings supply and demand, marginal utility and cost of production. ये सब बताया है इनकी बुक में। बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, देख लो, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, थ्योरी मार्शल्स थ्योरी ऑफ कैपिटल वॉज फॉर्मुलेटेड फॉर टू मेजर पर्पस। ठीक है, ये इनकी बुक है। अब इनके बारे में नोटेबल आइडिया, जो जरूरी बात याद रखने वाली है वो क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मॉडर्न फ्री मार्केट, डिवीजन ऑफ लेबर, द इनविजिबल हैंड, ये सब आइडियाज किनके थे, इनके थे। इनविजिबल हैंड का जब आप इकोनॉमिक्स में बहुत डेप्थ में घुसते हो ना, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट भी आता है इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट, वो पूरा मैथमेटिकल होता है, पढ़ना पड़ता है पूरा वो प्रॉपरली। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट किन्होंने दिए हैं, इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो अल्फ्रेड मार्शल की, तो ये रहा अर्थशास्त्र के प्रधानाचार्य, इनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ अर्थशास्त्र। ठीक है, अब ये प्रधानाचार्य तो वर्ड बकवास लग रहा है, इसको आप क्या लिख लो, इसको आप लिख लो अर्थशास्त्र के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, है ना, बस इतना वर्ड याद रख लेना, इतना ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके कौन, लियोनेल रॉबिन्स, 1898 से 1984। कौन थे ये, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, याद रखना कौन थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे ये, लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स इनका पूरा नाम था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोमिनेंट मेंबर थे ये किसके, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोमिनेंट मेंबर थे। बुक इनकी जो फेमस है द ग्रेट डिप्रेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछी गई है कई बार कि द ग्रेट डिप्रेशन किसकी फेमस बुक है, तो ग्रेट डिप्रेशन जो है ये लियोनेल रॉबिन्स की फेमस बुक है। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन से मतलब ये नहीं कि इंसान एक्सट्रीम लेवल पे डिप्रेशन में चला गया, ठीक है ना, ग्रेट डिप्रेशन से मतलब इसका नहीं होता कि इंसान एक्सट्रीम लेवल पे डिप्रेशन में चला गया। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब ये है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना ना जहां पर रोजगार हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, पैसे की वैल्यू गिर गई हो, मतलब पूरी तरह से उस देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रखी है, उसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो जाए, पैसे की वैल्यू गिर गई, सब कुछ बेकार हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इनकी बुक है द ग्रेट डिप्रेशन, कंट्रीब्यूशन है रॉबिन रिपोर्ट में, इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहां पर देखना थोड़ा सा हिंदी में, तो रॉबिन्स अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो समय समय पर वैकल्पिक उपयोग के अंत और दुर्लभ साधनों के बीच संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र वो चीज है कि जब किसी चीज की डिमांड होती है, कोई चीज अचानक से मार्केट में आती है, तो उस समय पर जो एक ह्यूमन होता है उसके क्या रिएक्शन होते हैं इन चीजों को लेकर के, और वो किस तरह से टाइम उसकी डिमांड चेंज होती जाती है, सप्लाई चेंज होती जाती है, वो अर्थशास्त्र है। तो ये इनकी फेमस एक परिभाषा है जिसके लिए इनको काफी ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे लियोनेल रॉबिन्स। अब नेक्स्ट है आपके पॉल सैमुएल्सन, 1915 टू 2009, मतलब हाल ही में इनकी, मतलब इतनी पुरानी मृत्यु इनकी नहीं है जितनी बाकियों की है। ठीक है, खैर कोई नहीं।
तो बढ़ते हैं। तो पॉल एंथोनी सैमुएल्सन वॉज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। कौन थे ये? एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। एंड वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, है ना। मतलब ये पहले अमेरिकन थे जिनको की इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना, याद रखना। उसके पहले किसी को भी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिला था। अब जब इकोनॉमिक्स की बात ही आ रही है तो मुझे ये बताओ जरा, देखो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, मैं आपको ये बता देती हूँ कि भारत में 2 व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला है। अब आप मुझे बताएंगे वो 2 व्यक्ति कौन है। भारत में 2 व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला है, आपको बताना है वो 2 व्यक्ति कौन है, ये आप मुझे बताएंगे। फटाफट से आंसर करिए। चलिए क्लियर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आंसर करिए। आंसर आपका क्या होगा? तो देखिएगा, खैर इनकी बात कर लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। तो बात करें तो ये पहले अमेरिकन थे जिनको कि क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, है ना। इनकी बुक का नाम ही इकोनॉमिक्स था, दैट्स इट, है ना। इनकी बुक का नाम ही क्या था? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। प्रो अमर्त्य सेन, एक और प्रो है, सिर्फ अमर्त्य सेन नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया 2 लोगों को मिला है, ठीक है। खैर अब देखो यहां पर थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो लिखा है सैमुएल्सन ने शक्तिशाली गणितीय तकनीकों के माध्यम से आर्थिक सिद्धांत के कई क्षेत्रों में योगदान दिया है। उनका फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस 1947 जो है उनके काम का मूल विषय प्रदान करता है, ठीक है। उपभोक्ता के व्यवहार की बात की, ये सब डिस्कस कर लिया। यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं कि इंडिया में इकोनॉमिक्स में नोबेल किस किस को मिला है ना। अगर मैं बात करूं इंडिया में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जो है वो किन को मिला है? नोबेल प्राइज किन किन को मिला है? तो ऑफकोर्स फर्स्ट व्यक्ति हो जाएंगे अमर्त्य सेन। इंग्लिश में ही लिख दूं, स्पेलिंग तो किसी की भी हो, अमर्त्य सेन, ठीक है। कब मिला था? 1998। नेक्स्ट व्यक्ति कौन है? अभिजीत बनर्जी, ठीक है। अभिजीत बनर्जी को कब मिला था? 2019 में। कब मिला था? 2019 में, ठीक है ना। तो 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था, अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल प्राइज मिला था। तो बेसिकली इंडिया में अभी तक 2 लोगों को इकोनॉमिक्स में नोबेल मिल चुका है, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक 2 लोगों को मिल चुका है। अब बताओ यहां तक आपको सबकी परिभाषाएं क्लियर हुई तो फिर आगे बढ़ा जाए, कुछ और डिस्कशन किया जाए, ठीक है। अगर यहां तक आपको सबकी परिभाषाएं सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए और थोड़ा सा और डिस्कशन किया जाए। क्लियर है सबको सारी चीजें? यस और नो फटाफट से बताइए। इज एवरीथिंग इज क्लियर? देखो जब आप मुझे श्योरिटी देते जाएंगे तभी मैं आपको श्योरिटी के साथ पूरे फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ाती जाऊंगी। तो कंट्री नहीं है, वो लैंग्वेज पे है, वो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, मैंने आपको ये बात बताई थी। इनकी पर्टिकुलर कोई कंट्री मेंशन नहीं है। अल्फ्रेड मार्शल कहाँ गए? ये रहे। यहां पर मैंने आपको बता दिया था, अल्फ्रेड मार्शल एफबीओ को अपने समय के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड के थे ना ये, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट। इंग्लैंडियन तो कह नहीं सकते, यूकेनियन भी नहीं कह सकते। इंग्लैंड के लोगों को आपको पता है क्या कहा जाता है? इंग्लिश कहा जाता है उनको, तो इसलिए इनका क्या हो जाएगा? इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो अल्फ्रेड मार्शल थे वो कौन थे? एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम, देखो इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले बात करेंगे क्या? इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन की। जब बात इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन की होगी या अर्थशास्त्र वर्गीकरण की, तो अर्थव्यवस्था वर्गीकरण की, तो इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड की। इसको हम थोड़ा सा अगेन अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन की, किसकी बात कर रही हूं मैं? इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन की, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 पार्ट है?
सबसे पहला है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका कौन सा हो जाता है, दूसरा हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, है ना, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये आता है, पेपर में आपकी इवन पूछा गया है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा है, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हमेशा उस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है रैगनर फिश, रैगनर फिश। रैगनर फिश वो व्यक्ति है जिसने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा है, ठीक है। रैगनर फिश वो व्यक्ति है जिसने इकोनॉमिक्स को बेसिकली दो भागों में बांटा है। कौन से दो भाग, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। बात अगर करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो देखो माइक्रो वर्ड समझ में आ रहा है, जैसे आपने स्कूल टाइम पे यूज किया होगा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी चीजों को बड़ी बारीकी से देख लिया जाए, है ना। माइक्रोस्कोप क्या करता था, बिल्कुल ही छोटी चीजों को जो आपको रियल में दिखे भी ना, वो चीजें बड़ी बारीकी से और बहुत डेप्थ में देखता था वो, ठीक है। माइक्रोस्कोप का यही काम था, ठीक है। और चलिए, तो उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटी बात हो रही है। अब छोटी बात हो रही है मतलब कि यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि छोटी चीजों का अध्ययन करना। यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हो जाएगा, मतलब है छोटी चीजों का अध्ययन करना। छोटी चीजों का अध्ययन मतलब कैसे, देखो सबसे पहले आपका आ जाएगा इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम। अब इंडिविजुअल इनकम की बात करूं मतलब मैं अपनी बात कर लूं, प्रति व्यक्ति आय, है ना, या पर कैपिटा इनकम की बात कर लूं, इंडिविजुअल इनकम या पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जांपल मैं ज्योत्सना मैम हूं, पता है आपको, ठीक है। अब मैं एक स्टूडियो में, क्या हूं, मैं एक स्टूडियो में हूं, ठीक है। अब मैं इस स्टूडियो में क्या हो रहा है कि इस स्टूडियो में एक सामने टीवी लगी है जिसमें मैं आपके कमेंट पढ़ पा रही हूँ, सामने कैमरा है जो कि बड़ा महंगा होगा नो डाउट, ठीक है। डिजिटल बोर्ड भी अच्छा खासा पैसे का होगा, एसी लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, सामने एक लैपटॉप है जिससे आपका क्लासेस चालू होती है, तो मतलब इतना मेरा फोन है मेरे पास, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब इन सब की जो होती है, और इसके साथ, इन सब के साथ क्या है, मैं कमा भी तो रही हूँ कुछ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ कमा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे कमाने की क्या करना, वैल्यू निकालना, ठीक है। चलो अच्छा, ये आपके लिए थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, स्टूडियो को साइड में रखते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है। अब अपनी बात करूँ, देखो अब आप अगर मेरे ऊपर रिसर्च करो कि ज्योत्सना मैडम के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है, मैम कहाँ कहाँ खर्चे करती हैं, मैम के खर्चे कौन कौन से, मैम इन्वेस्ट कहाँ पर करती हैं, ठीक है। जब इन सारी चीज़ों की बारे में बात हो रही है, लेकिन सिर्फ मेरे बारे में, ठीक है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, खर्च क्या होता है, इन्वेस्ट कहाँ होता है, सेविंग होती है नहीं होती, इन सब के बारे में, लेकिन आप सिर्फ मेरी बात कर रहे हो, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा, है ना। बात किसकी कर रहे हो, बात सिर्फ आप मेरी कर रहे हो, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब इंडिविजुअल इनकम का अध्ययन करना, है ना, इंडिविजुअल इनकम का अध्ययन करना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, अ फर्म, अरे अरे अरे, उसके बाद क्या हो जाएगा, अ फर्म, मतलब कोई एक किसी की फर्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई फर्म है, मैं कोई फर्म चला रही हूँ बढ़िया सी, ठीक है, एक कोई छोटा सा बिजनेस चला रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑब्लिक लिख देती हूँ, अ फर्म अ बिजनेस, ठीक है। तो मैं कोई एक छोटा मोटा सिंगल सा बिजनेस चला रही हूँ अपना, मान लो एक दुकान ही है कोई, ठीक है, और या फिर मेरी कोई फर्म है, तो आप उस चीज का अध्ययन करें कि उस बिजनेस या उस फर्म में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, सामान कितने का आता है, खर्चा कितना होता है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है, इनकम कितनी हो रही है, टैक्स कितना जा रहा है, ये सब किसकी बातें हो रही, एक फर्म की बात हो रही है या एक बिजनेस की बात हो रही है, मतलब किसी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, अब फर्म या बिजनेस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है यहां तक सबको सारी चीजें, यहां तक क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बताइए।
अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाती है, जब इन्हीं चीजों का अध्ययन बड़े लेवल पे किया जाता है, बड़े स्तर पर, ठीक है। जब आप किसी चीज का अध्ययन बड़े स्तर पे करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि बड़े स्तर पर अध्ययन, बड़े स्तर पर, यहां साइड में लिख देती हूं, है ना, बड़े स्तर पर अध्ययन। अब देखो बड़े स्तर पर अध्ययन होगा तो क्या हो जाएगा, बड़े स्तर पर अध्ययन होगा तो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब यहां पे मैं ये भी लिख देती हूं छोटे स्तर पर अध्ययन, या सूक्ष्म वर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, स्तर पर अध्ययन, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखो बड़े स्तर पर अध्ययन की बात हो रही, मैंने लिख दिया मतलब किसी चीज की स्टडी करना बड़े लेवल पे। अब बड़े लेवल पे स्टडी है तो सबसे पहला एग्जांपल उसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप ले लो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, ठीक है। अब हमने बात कर ली इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति में क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं देश में महंगाई है तो मतलब महंगाई सबके लिए। अब फॉर एग्जांपल मान लो हम सबके घर में एक ऐसा बच्चा होता है ना जो बड़ा बुद्धू टाइप का होता है, ठीक है। अब पता चला हमने उस बुद्धू बच्चे को बाजार भेजा, ठीक है। अब जो शॉपकीपर था उसको लगा कि यार इसे कुछ नहीं आता, ठीक है, और ये बिल्कुल सीधा साधा नादान सा बच्चा है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने उसे भेजा एक चॉकलेट लेने के लिए, डेयरी मिल्क, 20 रुपए की एक डेयरी मिल्क आती है, दुकानदार ने उसे 30 रुपए की दे दी और वो लेके आया, बोला दीदी 30 की आई। तो मैं क्या बोलूंगी कि अरे बाप रे महंगाई बहुत बढ़ गई है, मार्केट मतलब महंगाई बढ़ गई है, मैं क्या ये कहूंगी, नहीं। उस एक पर्टिकुलर बच्चे को बेवकूफ बनाया गया तो उससे महंगाई बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी, है ना। लेकिन वहीं पर अगर हर चीज के प्राइस आसमान छू रहे हैं, और मेरे बस के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हर चीज के प्राइस जो है वो आसमान छू रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, महंगाई की बढ़ी है, ठीक है। और पूरे देश के लिए बोल रही हूं, इसलिए क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा इन्फ्लेशन, ठीक है ना। अब जैसे आपको पता होगा कुछ साल पहले की बात है, प्याज के रेट अचानक से बहुत बढ़े थे, ठीक है, प्याज के रेट बढ़े थे और हर जगह बढ़े थे, प्याज के रेट मतलब आसमान छू रहे थे उस समय पर, ये सिचुएशन थी। तो प्याज के रेट आसमान छू रहे थे, क्या सिर्फ मेरे लिए छू रहे थे, नहीं, आपके लिए छू रहे थे, नहीं, पूरे देश में हर जगह प्राइस बढ़े हुए थे, क्या था, इन्फ्लेशन था, ठीक है ना। तो ये देखो पूरे देश के स्तर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। वही हम नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी की, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जीडीपी की। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पता होगा आपको, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं। तो जीडीपी में क्या हुआ, अब देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो, तब आपको पता चलेगा कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको क्यों ऐड किया गया। जीडीपी का मतलब होता है, मैं अगेन एग्जांपल दोहरा रही हूं, मैं एक स्टूडियो में हूं, ठीक है। अब इस स्टूडियो में सारी चीजें, सारे इक्विपमेंट मैंने आपको गिना दिए थे, कैमरा है, एलईडी टीवी है, डिजिटल बोर्ड है, सामने टैब है, लैपटॉप है, सॉरी जिसमें आपकी क्लासेस चल रही है, माइक है, उसके बाद फिर मेरा खुद का फोन है, ठीक है, मेरा खुद का लैपटॉप साइड में रखा हुआ है, ठीक है। ये सब तो हो गई गुड्स की वैल्यू मनी टर्म में। अब इन सब की वैल्यू निकाल लो पैसे में, मान लो जोड़ लो 2 लाख का बोर्ड है, 3 लाख का कैमरा है, 5 लाख हो गई, टीवी कितने की है, 50,000 की है, 5,50,000, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि जो भी मैंने चीजें इक्विपमेंट आपको बताए इन सबको आप पैसों में जोड़ लो, सबको जोड़ लो कि फाइनल अमाउंट इनका टोटल कितना होगा, वो प्लस मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूं तो मुझे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है ना। तो इस सैलरी को भी जोड़ लो, ये सैलरी मतलब मैं क्या कर रही हूं, मैं आपको सर्विस दे रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं मतलब आपको सर्विस दे रही हूं, और जो मैंने इक्विपमेंट सारे बताए वो क्या थे, वो गुड्स थे। तो मेरी सर्विस से भी मुझे कुछ पैसा मिल रहा होगा, तो मेरी सर्विस और ये सारे गुड्स, इन सब की अगर आप पूरी पैसों में वैल्यू निकाल लो तो वो क्या हो जाएगा, वो इस कमरे की जीडीपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो इस कमरे की जीडीपी हो जाएगी, है ना। और जब यही बात देश पे लागू होती है, मतलब एक देश की सीमा के अंदर, भारत देश की बात करते हैं ना, एक अपने प्यारे भारत देश की सीमा के अंदर जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब सामान का, जितने भी सामान का प्रोडक्शन हो रहा है वो, और जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो, ठीक है, उन सब की जितनी भी सर्विसेज है वो, इन सब की जब पैसों के रूप में वैल्यू निकालोगे तो उसे हम कहते हैं उस देश की जीडीपी। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीडीपी। मतलब जीडीपी क्या बात हो रही है कि पूरे देश का गुड्स, पूरे देश की सर्विस की मॉनेटरी टर्म में वैल्यू निकालना। और जब वही बात मैं अगेन करूं कि पूरे देश की सर्विस की बात हो रही है, पूरे देश की उसकी बात हो रही है,
गुड्स की बात हो रही है, उनकी मॉनेटरी टर्म में वैल्यू, तो ऑफ कोर्स ये किसका पार्ट बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन सकता है, एक तो होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट और एक हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार और बेरोजगारी। रोजगार और बेरोजगारी, अब देखो अगर किसी एक आपके मतलब आपके दोस्त के 10 लोगों का सर्कल है, ठीक है, 10 लोगों का सर्कल है आपके दोस्त का, उनमें से 2 लोगों के पास नौकरी नहीं है, बाकी 8 के पास है, तो आप क्या बोलोगे, बेरोजगारी है देश में? नहीं, हो सकता है जो नौकरी की डिमांड है वो स्किल्स उनके अंदर ना हो। लेकिन अगर आपके सर्कल में 10 दोस्त हैं और मतलब सर्कल छोड़ो, लेकिन वहीं अगर देश में 60% युवा हैं, फॉर एग्जाम्पल देश में 60% युवा हैं और उनमें से 35 या 40% युवा के पास क्या है, जॉब नहीं है, तो फिर क्या है, फिर वो बेरोजगारी है, क्योंकि वो सबके पास नहीं है, फिर किसी 2 के पास नहीं, वो सबके पास नहीं है, तो क्या है, फिर बेरोजगारी है। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों किसका पार्ट बनेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बनेंगे। ठीक है, यहां पर देखो, ठीक है, नेशनल इनकम, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम से अगर हम बात करें तो जैसे मैं कहूं कि मैंने आपको अभी बताया था ना, हाँ यहां पर लिख लो तो ज्यादा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पर लिख लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, हिंदी में लिख देती हूं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना, अब मैंने यहां पर प्रति व्यक्ति आय में बताया था ना अपना कि मैं कितना कमा रही हूं, कितना खर्चा कर रही हूं, ये सब मेरे बारे में बात करना, तो क्या हो जाएगा, ये पर कैपिटा इनकम से मेरी बात हो रही है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम की बात हो रही है। आपको पता होगा पूरे देश की इनकम कैसे निकलती है, पूरे देश की इनकम को प्लस करके इंटू 100 करते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन, तो इससे पर कैपिटा इनकम निकल आती है, प्रति व्यक्ति आय, है ना। तो नेशनल इनकम मतलब बात हो रही है कि पूरे देश में लोग कितना कमा रहे हैं, ठीक है, या फिर पूरे देश में जो है मिनिमम वेजेस लोगों का कितना है, ये सब क्या है, ये सब पूरे देश की बात हो रही है, पूरे देश की इनकम की बात हो रही है, नेशनल इनकम की बात हो रही है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, जीडीपी को रिपीट कर दूं, मैम नोट्स कैसे बनाएं, देखो आप क्लास लेते हो ना, क्लास में बैठे बैठे आप नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं आपको कहानी नहीं लिखवाऊंगी, मैं सच बता रही हूँ, और मैं कहानी लिखाने पे बिलीव ही नहीं करती। मेरा ये मानना है वर्ड टू वर्ड, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करो बस, है ना, वर्ड टू वर्ड, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, मेरा ये मानना है। तो आप क्लास में बैठे बैठे नोट्स बना सकते हो। जीडीपी रिपीट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है कर देते हैं। शिवम कह रहे हैं, देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल लो, मैं आपको इस समय आपकी क्लास ले रही हूँ, मैं एक स्टूडियो के अंदर खड़ी हूँ, ठीक है, उस स्टूडियो में कैमरा भी है, लैपटॉप भी है, एक सिस्टम भी है जिसपे आपकी क्लास लाइव चल रही है, सामने टीवी है बहुत बड़ी एलईडी जिसमें मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, ठीक है, एक वॉच भी लगी हुई है, बड़ी सी दीवार घड़ी, एसी भी लगा हुआ है, ठीक है, और डिजिटल बोर्ड भी है, ठीक है, मेरे पास मेरे फोन्स भी हैं। तो ये सब क्या हो गया, सामान हो गया। अब जब मैं इन सामान के जितने पैसे हुए, मान लो फोन मेरा मतलब जितने का भी है, या टीवी कितने की है, या इन सब की अगर हम मॉनेटरी टर्म में जोड़ के वैल्यू निकाल लें, ठीक है, मान लो टोटल वैल्यू 10 लाख है पूरे सामान की, एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये 10 लाख किसकी वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू है, ये सब क्या है, सामान है, गुड्स की वैल्यू है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये सर्विस है, क्या मैं कोई सामान हूं, नहीं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूं क्या आप इस चीज को टच कर सकते हो, नहीं, ये क्या है, सर्विस है। देखो गुड्स वो सारी चीजें होती हैं जिसे टच किया जा सकता है, जो टचेबल हो, सर्विसेज टचेबल नहीं होती, सर्विस को टच नहीं किया जा सकता। तो आपको मैं पढ़ा रही हूं कि आप इस चीज को टच कर सकते हो कि अरे यहाँ पे पकड़ लिया, मैडम पढ़ा रही थी, नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गई, सर्विस हो गई। तो मैंने बता दिया कि मान लो सारे सामान की वैल्यू 10 लाख है, तो पूरे गुड्स की वैल्यू इस कमरे में कितनी है, 10 लाख है। अब मैं आपको सर्विस दे रही हूं तो मुझे कुछ उसके बदले में सैलरी मिल रही है, तो ये क्या हो गई, सर्विस की वैल्यू। मान लो मुझे जितना भी XYZ कोई भी अमाउंट ले लो, वो अमाउंट मुझे मिल रहा है, ठीक है, अब वो अमाउंट क्या हो गया, वो सर्विस की वैल्यू हो गई। अब जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल अमाउंट निकल आएगा। मान लो 10 लाख का गुड्स है, 1 लाख सर्विस है, ठीक है, तो 10 और 1 कितने हो गए, 11 लाख। तो अब मैं क्या बोलूंगी कि इस पूरी कमरे की जो जीडीपी है वो है 11 लाख रुपए।
क्या बोलूंगी, 11 लाख। ये कमरे की जीडीपी है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों की मॉनेटरी टर्म में वैल्यू हमने जोड़ ली और जो फाइनल अमाउंट निकला दैट इज कॉल्ड जीडीपी। अब जब यही बात देश के स्तर पे होती है, मतलब पूरे देश में जितनी भी सामानों का प्रोडक्शन होता है, पूरे देश में जितने भी, भारत देश के अंदर जितने भी सामान का प्रोडक्शन होगा वो, और उसके बाद सामान का प्रोडक्शन होने के बाद उनकी जो मॉनेटरी और जितनी सर्विसेज होंगी, मतलब लोग जो जॉब कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में वेटर है उसको भी सैलरी मिल रही है, कोई मैनेजर है उसको सैलरी मिल रही है, मतलब इस तरह की जितनी भी टोटल जॉब है इंडिया में, तो लोगों को जॉब से जो पैसा मिल रहा है उसकी मॉनेटरी टर्म में वैल्यू, और दोनों को जब जोड़ दो तो वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। क्लियर है? तो उसको क्या बोलते हैं, उसे उस देश की जीडीपी कहते हैं। क्लियर है शिवम जी? अगर क्लियर है तो समय से ज्यादा हो चुका है, 1 घंटे की क्लास थी, 1 घंटे 2 मिनट हो गए। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज आप फटाफट से बताइए, मैं इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करूं, कल इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। गॉट इट? जीडीपी मैंने रिपीट कर दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो कल हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है हमने बड़े डेप्थ और डिटेल में पढ़ा, और आज जितना पढ़ा वो रटा हुआ होगा, है ना। चलिए, तो सेशन कैसा लगा यार जरूर बताना, ठीक है? ठीक है, ऐप में बाद में कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। तो बच्चा अभी के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी कल अगेन सुबह 11:30 बजे इसी के पार्ट 2 के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।